मंगलम समंदर के पानी में फंस गया था और डूबने लगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव। पीएम मोदी के बिहार वाले हनुमान यानी चिराग पासवान इन दिनों खुद संकट में हैं। मिलावटखोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी कोरोना के खतरे से निजात भी नहीं मिला और एक और नई फंगस ने दस्तक दे दी है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने ट्रस्ट की जुड़ी जमीन से विवाद को बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया। कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। नफरत फैलाने वाले वीडियो ने ट्विटर के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर। मुंबई के पास रायगढ़ में खराब मौसम की वजह से बाज एमवी मंगलम समंदर के पानी में फंस गया था और डूबने लगा, लेकिन समय रहते ही कोस्ट गार्ड के जवानों ने फंसे हुए जहाज से 16 लोगों की जान बचा ली। कोस्ट गार्ड ने समय रहते वहां पहुंचे और कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट कर 13 लोगों की जान बचाई और वहीं छोटे जहाज की मदद से 3 लोग को और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कोस्ट गार्ड को खबर मिली कि मुंबई के पास मरुड़ जंजरिया उफनते समंदर के बीच जहाज फंस गया है। इसके बाद शिप सुभद्रा कुमारी चौहान पर तैनात क्रू और चीता हेलीकॉप्टर पर सवार कोस्ट गार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो में दिख रहा है कि बार्ज एमवी मंगलम समंदर की कई फीट ऊंची लहरों से घिरा है और उसका कुछ ही हिस्सा पानी से बाहर है। इसके डेक पर लोग जान बचाने की कोशिश में लगे हैं और इन लोगों को एक एक कर चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए डूबते बार्ज से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इतने खराब मौसम और खतरनाक लहरों के बीच कोस्ट गार्ड का ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवानों ने काफी शानदार काम किया और फंसे हुए जहाज से सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाला। उफनते समंदर में डूबता जहाज, ऊपर से तेज हवाएं, ऐसे हालात के बीच एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता, लेकिन वीर जवानों की शानदार ट्रेनिंग और खतरों से जूझने की आदत का कमाल ही है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोस्ट गार्ड के जवान कितने सही वक्त पर मौके पर पहुंच गए। जैसे ही सभी लोगों को नाव और हेलीकॉप्टर के जरिए डूबते बार्ज से बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले जवानों की आंखों के सामने ही जहाज समंदर के पानी में ओझल होने लगा। मतलब ये कि अगर बचाव दल को पहुंचने में जरा भी देर होती तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन जवानों ने सही वक्त पर सटीक तरीके से काम करके सबकी जान बचा ली। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सी टू एयर यानी कि समंदर से हवा में कोऑर्डिनेट कर लोगों की जान बचाई। चेतक हेलीकॉप्टर और सुभद्रा कुमारी चौहान शिप के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। किसान आंदोलन के दौरान रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हरियाणा में बहादुरगढ़ बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल कुछ व्यक्तियों पर एक शख्स को जिंदा जला देने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि मृतक व्यक्ति आरोपियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के बीच दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक कसार गांव का रहने वाला मुकेश कुमार बहादुरगढ़ बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल किसानों के साथ 16 जून की शाम को बैठा था। वहां किसानों के साथ मुकेश ने शराब पी। कुछ देर बाद किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई और फिर झगड़ा होने लगा। मुकेश वहां से जाने लगा तो उसे रोक लिया। किसी को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुकेश को जिंदा जला दिया गया। जो स्टेट में जो एफआईआर लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने तेल छिड़क के जो आंदोलन कर रहे हैं, तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये जांच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन आगे। मुकेश कुमार को जलाकर मारने की खबर मिलते ही बहादुरगढ़ के अस्पताल के बाहर भीड़ जुटने लगी, क्योंकि मुकेश कुमार को यहीं भर्ती किया गया था, लेकिन 90% जली हुई हालत में होने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। किसान आंदोलन में हिंसा का ये पहला मामला नहीं है। लाल किले से लेकर सिंघू बॉर्डर तक कई बार आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस पर भी हमले किए। किसानों को ये ख्याल रखना होगा कि इस तरह की घटना से उनका आंदोलन बदनाम होता है। इसके साथ ही उनकी नीयत और नीतियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि इस अग्निकांड के बाद से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि आंदोलनकारी किसानों को इस जगह से हटाया जाए।
मृतक मुकेश के परिवार वालों ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। साथ ही गांव के लोगों का आरोप है कि किसान आंदोलन में शामिल लोगों की हरकतों की वजह से महिलाएं आंदोलन स्थल के आसपास से नहीं निकल पाती। किस नाम को बता रहे, हर एक संदीप नाम बता रहे और दो औरतें उनका नाम नहीं बता पाया। ये है कौन, कहाँ के रहने वाले? किसान आंदोलन में बैठे हुए। हमारी यह मांग है पूरा परिवार को पहला सुरक्षित कराया जाए, इसको सिक्योरिटी दी जाए। ये जो बच्चा 10 साल का, इसका पढ़ाई का खर्चा सरकार दे और इस बोर्डिया का दे और एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि जब जिंदा जीव को जला दिया, इनसे घटिया इंसान कौन होगा। किसानों के आंदोलन स्थल पर हुई ये घटना बेहद शर्मनाक है। अगर आंदोलन में शामिल लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन लेना होगा। आंदोलन कृषि कानून का विरोध करने के लिए है, न कि कानून हाथ में लेने के लिए। घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक मुकेश और 4 किसानों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद किसान कहीं से तेल लेकर आए और मुकेश पर छिड़क दिया। मुकेश ने भागने की कोशिश की, दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई, लेकिन उसके बाद मुकेश को आग के हवाले कर दिया गया। मुकेश के परिवार वाले इस घटना के बाद से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नफरत फैलाने वाले वीडियो ने ट्विटर के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो मामले ने तूल पकड़ लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं, तो वहीं अब इस वीडियो को ट्वीट और रिट्वीट करने वालों पर भी कब शिकंजा कसा जा रहा है। गलत कंटेंट के साथ इस वीडियो को ट्वीट और रिट्वीट करने के आरोप में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी शिकायत दिल्ली पुलिस में दी गई है। एक बुजुर्ग की पिटाई यूपी में हुई, वीडियो देश भर में पहुंचा और उससे पैदा हुई मुसीबत मुंबई तक पहुंच गई, क्योंकि पुलिस न सिर्फ वीडियो में बुजुर्ग की पिटाई कर रहे आरोपियों के पीछे पड़ी, बल्कि वीडियो की सच्चाई जाने बगैर उसे ट्वीट और रीट्वीट करने वालों पर भी शिकंजा कस रही है। पिटाई के आरोप में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने साफ किया कि बुजुर्ग की पिटाई आपसी विवाद की वजह से की गई थी। सोफी वहाँ पर नाट गया, सोफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने ट्विटर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वीडियो के जरिए नफरत फैलाने के आरोप में स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा भड़कने लगा है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इन पर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप है। साथ ही शिकायत में पत्रकार आरफा खानम और आसिफ खान का नाम भी दर्ज है। इस बात की जानकारी जैसे ही उम्मेद पहलवान को लगी तो उसने अपनी सफाई देने में भी देर नहीं की। पुलिस की कार्रवाई से परेशान उम्मेद पहलवान ने न्यूज़ 18 से वीडियो कॉल पर बात करके सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया और ये भी दावा किया कि मामले को धार्मिक रंग देने वालों को पकड़ने में वो पुलिस की मदद करना चाहते हैं। मेरी बात सुनना चाहती हो तो आज मुझे कप्तान साहब फोन करें, जहां बुलाए मैं आने को तैयार हूं, अपनी बात रखने को तैयार हूं और शासन की मदद करने के लिए तैयार हूं। और मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन निष्पक्ष मेरी भी मदद करे। मैं बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार हूं। मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। कप्तान साहब मेरा फोन सुने, मुझे बुलाए, मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें, अपने ऑफिस बुलाए, मीडिया के सामने बुलाए। मेरी गलती हो तो मुझे जेल भेजे, वरना मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका जरूर दिया जाए। दिल्ली के एक वकील ने तिलक मार्ग थाने में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन पर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने के आरोप है। इस शिकायत में पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। गाजियाबाद की घटना जो घटी उससे हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं और तमाम देश के नागरिक इससे दुखी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बगैर तथ्य जाने, बगैर सच जाने हम उसको लेकर अपने प्रभाव को देखते हुए लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगें ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। इधर दिल्ली में स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी हो रही है।
उधर स्वरा भास्कर हमेशा की तरह ट्विटर पर एक्टिव दिख रही हैं। गाजियाबाद मामले में वीडियो को फैलाने वालों पर भी कार्रवाई शुरू हुई तो इस पर स्वरा ने खुद तो कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन अपने एक समर्थक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए खुद को फेक न्यूज का शिकार बताने की कोशिश कर दी। उन्होंने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया उसमें लिखा गया था, वीडियो शेयर करके पीड़ित का पक्ष रखना जुर्म नहीं है। स्वरा भास्कर को वीडियो सही लगा और उन्होंने कमेंट किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत है। अगर वीडियो फेक निकला तो वो भी फेक न्यूज की शिकार हुई है। झूठी खबर फैलाने के मामले में राज्य सरकार भी कड़ा रुख अपनाए हुए है। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद जैसा मामला दोबारा न भड़के, इसके लिए कानून मंत्री ने साफ किया कि धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आएगा, चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और प्रक्रिया में जांच के दौरान किसी भी बयान को देना ये एक पुलिस को मतलब जांच को कमज़ोर करने की बात होगी। लेकिन हम जांच को गंभीरता से कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जब परिणाम आएगा जाँच का तो इसमें काफ़ी बड़े चेहरे आएंगे और सबके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई। ये पहली बार नहीं है कि स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर इस तरीके का वीडियो शेयर किया हो। इससे पहले भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रही हैं। नागरिकता कानून पर केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी भड़ास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही निकाली थी। स्वरा भास्कर बोलने की हक की आज़ादी को लेकर बातें करती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करें। इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। अभी कोरोना के खतरे से निजात भी नहीं मिला और एक और नए फंगस ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस के बाद अब ग्रीन फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही पहला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया है, जहां पर कोरोना से ठीक होने के बाद मरीज में ग्रीन फंगस के लक्षण दिखाई दिए। इस मामले के आने के बाद सरकार की चिंताएं जरूर बढ़ गई है, पर डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बरती जाए तो इसका इलाज संभव है। एमपी के इंदौर में मिला ग्रीन फंगस का ये पहला मरीज है जिसे बेहतर इलाज के लिए चार्टर्ड प्लेन से एयरलिफ्ट करके मुंबई भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 34 साल के इस मरीज को पहले कोरोना हुआ था, जिसका इलाज 1.5 महीने तक चला, लेकिन ठीक होने के कुछ ही हफ्तों बाद उसमें बीमारी के लक्षण फिर दिखाई दिए और जांच में पता चला कि मरीज के फेफड़ों में 90% तक ग्रीन फंगस फैल चुका है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ग्रीन फंगस ब्लैक फंगस से बिल्कुल अलग है और माना जा रहा है कि ये ग्रीन फंगस का देश में पहला केस है। बताया जा रहा है कि मरीज अभी मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एडमिट है। ग्रीन फंगस का मामला मिलने के बाद इस पर रिसर्च की बात की जा रही है, क्योंकि अब तक ग्रीन फंगस के मामले नहीं मिले हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी अलग हैं, इसीलिए इससे जुड़ी हुई जानकारियां इकट्ठा करना जरूरी है ताकि मरीजों को सही इलाज मिल सके। जिस नए फंगस ने लोगों के जहन में नया खौफ पैदा कर दिया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस को जहां म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, वहीं ग्रीन फंगस को एस्परजिलस कहा जाता है और इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे ये शरीर में काले, नीले, हरे, पीले और भूरे रंग में पाई जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता है, जिससे फेफड़ों में मवाद भर जाता है जो इसे खतरनाक बना देता है। यही नहीं, ये फंगस फेफड़ों में ब्लैक फंगस के मुकाबले तेजी से फैलता है। अब आपको बताते हैं कि ग्रीन फंगस के मरीज में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ग्रीन फंगस के असर से मरीजों की आवाज में घरघराहट सुनाई देती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और अगर मरीज की हालत बिगड़ रही हो तो बुखार भी आ सकता है। यही नहीं, अगर फंगस शरीर में ज्यादा फैल जाए तो सीने में दर्द और खांसी के साथ खून भी आ सकता है। जानकारों का मानना है कि जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जी होती है, उनमें इस फंगस के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यही नहीं, शरीर में ग्रीन फंगस फैल रहा हो और मरीज को निमोनिया हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे मरीज जिनका कोई अंग ट्रांसप्लांट किया गया हो, कीमोथेरेपी करवा रहे कैंसर के मरीज और डायलिसिस करवा रहे मरीजों में ग्रीन फंगस के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है। डॉक्टरों का कहना है कि बाकी फंगस की तरह ये फंगस भी उन्हीं पर अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, और कोरोना भी कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ही अटैक करता है। इसीलिए कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में खान पान और इम्यूनिटी को मजबूत करने पर लोगों का ध्यान होना चाहिए। साथ ही छोटे मोटे बदलावों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि सही समय पर बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। पीएम मोदी के बिहार वाले हनुमान यानी चिराग पासवान इन दिनों खुद संकट में हैं। पार्टी में चचा और भतीजे के बीच चल रही वर्चस्व की जंग के बीच चचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में सूरजभान सिंह के घर हुई बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी ने
पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। अब सवाल यह है कि भतीजा चिराग पासवान क्या करेगा। फिलहाल तो उनके समर्थक कटप्पा और बाहुबली के पोस्टरों के जरिए चचा पर गुस्सा निकाल रहे हैं। यही है वो पोस्टर जिसमें चिराग पासवान को बाहुबली और पारस को कटप्पा के रूप में दिखाया गया। इस पोस्टर को जारी करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के ही नेता हैं, जिन्होंने पशुपति कुमार पारस को गद्दार बताते हुए उनसे सावधान रहने की बात कही है। चिराग गुट की तरफ से जारी ये पोस्टर पासवान परिवार और एलजेपी के कुनबे में मचे घमासान में अब मर्यादा की हर सीमा के टूटने का इशारा है। लेकिन इस पोस्टरबाजी से हटकर पटना में भतीजे का तख्ता पलट करने पर आमादा चाचा अपने अभियान में लगे रहे। मीडिया की भीड़ के बीच पशुपति कुमार पारस कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान के घर पहुंचे, जहां पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी थी। बताया गया कि दिल्ली में होने की वजह से एलजेपी सांसद और चिराग के भाई प्रिंस राज इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। पारस गुट की तरफ से पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, जिसे किसी की भी चुनौती नहीं मिली। इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध घोषित किया गया। मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तलाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे के जिस मिशन को लेकर के पशुपति पारस निकले थे, उसको लगभग उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन चिराग का खेमा भी चुप बैठा हो, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस के संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को पहले ही गैर संवैधानिक करार दे दिया है और अब पशुपति पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को भी वो चुनौती देने को तैयार हैं। इस बीच चिराग पासवान ने दिल्ली से ही पार्टी के बिहार अध्यक्ष को बदलने का ऐलान कर दिया। चिराग ने भाई प्रिंस राज की जगह बिहार एलजेपी का नया अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया। अब तक राजू तिवारी बिहार एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। पटना की सियासी सरगर्मी पर भी पूरे दिन उनकी नजर बनी रही और पूरे मामले में वो अपने करीबियों से संपर्क में रहे। एलजेपी की बदली हालत के लिए चिराग चाचा पारस के अलावा जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। लेकिन इस आरोप पर भी नीतीश की पार्टी को चुटकी लेने का मौका मिल ही गया। लोक जनशक्ति पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों पार्टी पर अपने दावे ठोक रहे हैं। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो पहले तो घर के अंदर ये झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कानूनी जंग के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई कोर्ट में या फिर चुनाव आयोग जाएगी। तख्ता पलट का एक अध्याय यहाँ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल का सियासी तूफान दिल्ली पहुंच गया है। सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी भेजी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि धनखड़ बीजेपी के आदमी हैं, उन्हें सूबे से वापस बुलाया जाए। दरअसल टीएमसी के नेता इस बात से नाराज हैं कि धनखड़ ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। टीएमसी के नेता इसे संवैधानिक दायित्वों के खिलाफ बता रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दिल्ली दौरे से टीएमसी इतना नाराज है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्हें हटाने की मांग कर दी। राज्यपाल को हटाने के मुद्दे पर ममता ने कहा है कि न तो उनकी नियुक्ति के समय उनसे कोई सलाह ली गई और न ही अब हटाने के फैसले को लेकर कोई बातचीत हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाया जाए क्योंकि वो बीजेपी के आदमी है। ममता की नाराजगी की वजह है राज्यपाल जगदीप धनखड़ की चिट्ठी। 15 जून को धनखड़ ने चिट्ठी लिखकर उसे ट्वीट पर पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा था, मैं चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, राजनीतिक विरोधियों की पीड़ाओं पर आपकी लगातार चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर विवश हूँ। आपकी चुप्पी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए पुनर्वास और मुआवजे की खातिर किसी भी फैसले के अभाव से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सब राज्य की ओर से संचालित है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी संवैधानिक दायरों का पालन नहीं कर रही हैं, जबकि ममता का दावा है कि बंगाल में सब शांति है। Whatever they are creating the atmosphere that violence, there is no violence like that.
one, two sporadic incident, if any happens, we take strong action because we condemned all the violence. And there is no political violence. एब्सोल्यूट सही बात कुछ करती ही नहीं है। एक संविधान का शपथ लेते हुए कोई मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल सकता है? ममता को चिट्ठी लिखने से पहले राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के 75 में से 51 विधायकों से मुलाकात की थी। उसके बाद बंगाल से दिल्ली तक राज्यपाल की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव अब चरम पर है। दोनों तरफ से बार पलटवार किए जा रहे हैं। राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और ये पूछा गया कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मसले पर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है। जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद कोई हिंसा हुई ही नहीं है और ये केवल बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट है। खबर है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। वहीं बंगाल बीजेपी भी राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता को घेरने की रणनीति बना रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दिल्ली दौरे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कोयला मंत्री से उनकी मुलाकात के पीछे ये मतलब तलाशा जा रहा है कि क्या राज्य के कोयला घोटाले पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। तो गृह मंत्री से मुलाकात का सीधा मतलब है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई बड़ा फैसला। ऐसे में टीएमसी के नेताओं की तरफ से लगातार धनखड़ को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल बनाए जाने की मांग की जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धनखड़ के दिल्ली दौरे का पश्चिम बंगाल की सियासत पर क्या असर पड़ता है। अयोध्या से जुड़े जमीन विवाद मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए यानी बयान देने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने बयान देकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़ी 2 करोड़ की एक जमीन को 18 करोड़ में खरीदने के विवाद से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दावा किया कि उनके पास 2 लोग आए और जमीन विवाद में बीजेपी को घेरने के लिए एक ऑफर दिया। महंत परमहंस के मुताबिक उन्हें 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी और 50 करोड़ रुपए कांग्रेस की ओर से देने की बात कही गई। जमीन विवाद को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठाने और बयान देने का दबाव बनाया गया। बदले में विधानसभा चुनाव के बाद लाभ देने की बात कही गई। उन लोगों ने हमसे कहा कि आपको 100 करोड़ रुपए हम लोग जो है देंगे। बोले 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल देंगे, 50 करोड़ जो है सोनिया गांधी देंगी और आपका काम सिर्फ ये है कि आप इसको तूल पकड़ाइए कि इसकी जो है तो सीआईबी जांच की जाए, ये घोटाला हो रहा है, ट्रस्ट में बड़ा गड़बड़ हो गया है, ट्रस्ट भंग किया जाए। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने ट्रस्ट की जुड़े जमीन से विवाद को बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उन पर विपक्षी दलों की तरफ से ट्रस्ट में घोटाले का आरोप लगाकर उसे भंग करने की मांग करने और बीजेपी के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने इस पूरे बयान में अयोध्या के कुछ संतों का भी नाम लिया है। परमहंस दास का दावा है कि जमीन घोटाले का आरोप सिर्फ एक बहाना है। विपक्ष के लोग 2022 के चुनाव में सरकार को घेरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनके इस बड़े दावे के बाद जमीन विवाद को लेकर सियासी बार पलटवार बढ़ गए हैं। परमहंस संत है इतने बड़े, उनको 2 करोड़ दे रहे हैं कि बीजेपी और संघ के खिलाफ बोलो। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। इससे साफ दिख रहा है कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। कि मुझे लगता है कि संत परमहंस जैसा व्यक्ति भी अगर झूठ बोलेगा तो क्या, मैं कह रहा हूं कि आप खुल के बोलिए कि किसने आपको दिया पैसा, किसने आपसे कहा है कि आप मंदिर के खिलाफ या ट्रस्ट के खिलाफ बोलिए। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। जो भी बाबा जी कह रहे हैं उनकी पहले जांच कराई जाए और हमने जितने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करा ली जाए। मैंने तो तमाम कागजों के सहित, प्रमाण के सहित आपके सामने सारे कागज रखे हैं। इन कागजों की, इन खातों की जांच करा ली जाए, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राम जन्मभूमि के नाम पर जिन लोगों ने पहले ट्रस्ट बनाया था उसमें करोड़ों रुपए का चंदा मिला, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। अब वही लोग विपक्ष के साथ मिलकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं।
राम जन्मभूमि तीर्थ चर्च से जुड़ा विवाद ऐसे वक्त में सुर्खियों में है जब चुनाव करीब में है। बीजेपी और ट्रस्ट का दावा है कि विपक्षी दल राम के नाम पर राम भक्तों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जनराम के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। यानी आने वाले चुनाव में अयोध्या से जुड़े मुद्दे सियासत का केंद्र बनेंगे। बीजेपी जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है, वहीं विपक्ष राम मंदिर के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।